गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं बहुत ही अच्छी खबर के साथ। ये अच्छी खबर हो सकती है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हो जाएगी, इम्कान है। अच्छा, अच्छी खबर वैसे क्या होती है? अच्छी खबर वो होती है जिसमें आपके ऊपर से कोई टेंशन खत्म हो जाए, कोई बोझ हल्का हो जाए, कोई बोझ हल्का हो जाए, कुछ स्ट्रेस कम हो जाए, वो अच्छी खबर होती है मेरे। वैसे आजकल का सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या होता है? महंगाई। और जब बात महंगाई की होती है तो ज्यादा बात क्या होती है जी? चूंकि पेट्रोल प्राइस ऊपर जा रही है इसलिए चीजें महंगी हैं। अब कहा यह जा रहा है कि कल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान है। वाह भाई वाह। अच्छा, कितने रुपए? 8 रुपए। पूरे 2 रुपए नहीं, पूरे 3 रुपए नहीं, 4 रुपए नहीं, 5 रुपए कमी का है इम्कान है। नहीं, पेट्रोल, हाँ, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और डीजल की कीमत में जो है वो 8 रुपए फी लीटर की कमी मुतवक्को है। और जाहिर है नई कीमतों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन आज रात को जारी हो सकता है। मतलब इट डिपेंड्स, क्योंकि होगा तो सही, लेकिन अब कमी होगी या ज्यादा होगा वो इम्कानात ही हम बता सकते हैं। लेकिन चले जितना एक्सपेक्ट किया जाता है नॉर्मली उसके आसपास का मामला हो जाता है। आप भी बोले ना, अब पूरे क्या, पूरे 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5 रुपए की कमी होगी। 5 रुपए जी। ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान आपके लिए पूरे 5 रुपए कमी का ऐलान कर सकती है अपने खजाने पर बोझ डालकर। नहीं, बोझ नहीं डालेगी, बस ये कि रिलीफ दे देगी जो कि उनको मिल रहा होगा। कहते हैं ना कि अगर आवाम को रिलीफ दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे खजाने, अपने खजाने से हम रिलीफ दे। क्या करें जी, सुनने में यही बातें आ रही होती है ना। ऑब्वियसली ये ज़रा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा। लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं होता। हम बहरहाल पुर उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा और फिर पेट्रोल सस्ता होने से उसका एक इम्पैक्ट भी आएगा। हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है पॉजिटिव रहने के अलावा, होपफुल रहने के अलावा, कि बस हम यही कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पीएम इतने पॉजिटिव नहीं है। क्यों? ही इज अपसेट, ही इज डिस्टर्ब्ड। वो महंगाई को लेकर, खजाने को बोझ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। वो इसकी बात भी कर रहे हैं। कल भी उन्होंने ऐसी बात की। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त हालात हैं, वो कहते हैं कि हमारा खजाना बिल्कुल खाली है। इसीलिए उनको जरूरत भी पड़ गई है। अब वो इसहाक डार साहब को उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म भी तो उन्होंने बनाया ना, तो कुछ सपोर्ट के लिए कोई ना कोई तो उनको चाहिए होगा। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने बनाया उनको नायब वज़ीर-ए-आज़म? इस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, बट ऑब्वियसली बना दिया। राना सनाउल्लाह साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट के तौर पर जो है वो उनको बनाया गया है, क्योंकि मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही थी कि मीडिया ये बातें जाहिर है बहुत सारी कर रही थी कि शायद उनको साइडलाइन करा दिया गया है या ऐसी कोई बात है, तो एक रिस्पेक्ट दी जा रही है जिसकी वजह, मतलब रिस्पेक्ट के तौर पर नायब वज़ीर-ए-आज़म आपने बना दिया है मीडिया को प्रूफ करने के लिए। कर सकते हैं वैसे वी आर पावरफुल, ये तो नोट करें। मतलब आप ये देखें ना, कल हमने चूंकि से बात भी की थी। हाँ। शहबाज शरीफ साहब भी मुल्क में नहीं, नवाज शरीफ साहब भी मुल्क में नहीं, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है जी कि वो नायब वज़ीर-ए-आज़म। बहुत प्रेशर था। चलो लेट्स सी के इसमें आगे चलकर वो क्या मंतक नहीं लेकर बहुत प्रेशर था जी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बात कर लेते हैं मौसम की। आज मौसम कैसा रहेगा अभी बताते हैं जी आज का मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले जी हम इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो कम से कम 14, ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके अलावा अगर लाहौर की बात करें तो कम से कम 17, ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 24, ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। और पेशावर में कम से कम 13, ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा की बात करेंगे कम से कम 7, ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आज जो है जो मौसम खुशगवार है वो सिर्फ 2 शहरों की अगर देखा जाए तो वहाँ पर एक इस्लामाबाद में नज़र आ रहा है और एक कोयटा में नज़र आ रहा है। कराची में बहरहाल 38 डिग्री, जिसका मतलब ये है कि गर्मी आ नहीं रही, गर्मी आ गई। वहाँ तो प्रॉपर गर्मी है और यहाँ गर्मी का आता पता ही नहीं है। लेकिन सूरज निकले तो गर्मी सा माहौल, और अगर ना निकले बादलों में हो तो फिर वाकई मौसम थोड़ा सा ठंडा सा लगता है। बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं। एक जबरदस्त सी शादी, एक प्यारी सी दुल्हन, हाँ शादियों का सीजन भी है, तो हम बात करते हैं सईदा शहबान नकवी साहिबा की। ASP पिया घर सुधार गई, पुलिस ऑफिसर हैं, बड़ी मारूफ हैं, सब जानते हैं। जो कि ज़ाहिर है उन्होंने काम इतना अच्छा किया था कि उसके बाद से सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान उनको जानता है। अब उनकी शादी हुई है, 28 तारीख उनका वलीमा हुआ था। और जो शादी की तस्वीर है, मेहंदी, बारात, वलीमा, वो खास सोशल मीडिया पर वायरल, उनका शूट खासा वायरल हुआ है। बिल्कुल जी, और बड़ी प्यारी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। क्योंकि अक्सर जो है वो आप इमेजिन नहीं कर रहे होते कि एक स्पेसिफिक रोल में खातून एक मर्द होता है। एक डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो उसके बाद जब आप उनको थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में देख रहे होते हैं, पर्सनली कोई इवेंट अगर कोई शेयर करता है तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और माशाल्लाह बहुत प्यारा कपल है, अल्लाह हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। और आप ये देखें सबीन के द वे शी कैरीज हरसेल्फ इन यूनिफॉर्म एंड देन इन दिस ड्रेस,
वो एलिगेंस नजर आ रही होती है। नो डाउट। और सब जानते हैं कि वो इश्रा का वाकया कि जिसमें एक खातून के अबाए पर जो हलवा लफ्ज़ लिखा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत से लोगों ने उसको मिस रीड किया और उनको हरास किया, जिसके बाद फिर ASP साहिबान वहाँ पर पहुंची, उन्होंने इस खातून को, उनके हस्बैंड को वहाँ से बचाया, उस मॉब से बचाया था और ज़रा इस पर उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि ऐसे दुल्हे की जो शादी से पहले जेल में पहुंच गया, यानी हवालात में सलाखों के पीछे। ऐसे बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये। You never know, कोई ऐसा काम किया होगा ना। हुआ क्या? अच्छा, मतलब जो काम किया वो शादी से पहले याद आया है कि गिरफ्तारी अमल में लानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई गैर कानूनी काम किया है और आपको पुलिस पकड़ लेती है तो वो ये तो नहीं देखती कि आपकी शादी है या नहीं है शादी। ठीक है। अब हुआ ये कि जब उन्हें गिरफ्तार कर ले गए, ये कराची में हुआ है जमशेद क्वार्टर में, और जब उस दूल्हे को गिरफ्तार कर ले गए तो बाराती दूल्हे की शेरवानी लेकर थाने पहुंच गए, नारेबाजी की, और जब उन्हें एहतजाज किया पुलिस ने उनसे मुज़ाकरात की। ज़रा पुलिस ने गाइड किया होगा कि आप ठीक है एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर इनके खिलाफ एक FIR है, इनके खिलाफ कोई मामला ऐसा है, हमें तो गिरफ्तारी करनी है, हम ये तो नहीं देखेंगे कि आपकी शादी है या शादी नहीं है। अच्छा, मैं इस पर ये भी सोच रहा था ये कैसे उन्होंने साबित किया कि वाकई उनकी शादी है। एमए पहुंच गए शेरवानी लेकर कि रिहा कर उसकी शादी है। नहीं, अब ऐसा तो यू नेवर नो। हाँ, यू नेवर नो, ये बात भी है, लेकिन चले ना, लेट्स बी पॉजिटिव। प्रोबेबली अगर मतलब उनके लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, उनके घर वाले, उनके इलाके के लोग, पड़ोसी, उनके दुल्हन के घर वाले सारे, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें तो होंगी, बट एट द सेम टाइम कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस ने क्लियरली बता दिया कि उसामा नामी ये दुल्हा है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, इसलिए फिलहाल तो हम नहीं छोड़ सकते, ज़रा कोर्ट में मामला जाएगा, फिर उसके बाद देख लेंगे क्या होने और क्या नहीं। बार फिर ये हुआ कि वो मुज़ाकरात होने के बाद एहतजाज खत्म हो गया, उन्होंने कहा रखो दूल्हा अपने पास ही। ठीक है, आगे बढ़, अब दीगर खबरें शामिल करते हैं और बात करते हैं एक तारीख साज मिशन की। चीन का तारीख साज मिशन है जो कि चांद के तारीख हिस्से की जानिब रवाना होने के लिए तैयार है। ये 3 मई को, अब से 1-2 रोज बाद ये जाएगा। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि पाकिस्तान का एक सैटेलाइट भी इसमें शामिल होगा और पहली बार चांद की तारीख हिस्से से नमूनों को जमीन पर लाया जाएगा। वो सैंपल्स तारीख तरीन हिस्सों से चांद के वहां से उनको लिया जाएगा और वो जमीन पर लाया जाएगा ऑब्वियसली। बिल्कुल। सो ये एक हिस्ट्री है जो कि एक और हिस्ट्री जो है वो कायम होने जा रही है। बिल्कुल ऐसे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। अच्छा, वैसे जहाँ जहाँ बच्चे होते हैं, घर में हों या कहीं आप बाहर देखें, तो एक आध बच्चा ऐसा होता है जो कि बहुत ज्यादा रो रहा होता है। ऐसा ही है, वो चुप ही नहीं कर रहा होता, चुप करा रहे होते हैं। हालांकि बच्चा एक अच्छा कैंडिडेट होता है उस मुकाबले के लिए जहां बच्चों को रुलाया जा रहा है। अच्छा, मुझे ना इस खबर से बड़े एतराजात थे बच्चों को रुलाने वाली बात से। है कि नहीं है? जापान की बात कर रहे हैं, उसमें छोटे बच्चों को रुलाने का दिलचस्प मुकाबला मुनक्किद हुआ है और जिसमें तकरीबन 100 बच्चों ने हिस्सा लिया है। अच्छा, कैपिटल टोक्यो की बात की जाए, उसमें सालाना सोमो फेस्टिवल में सोमो पहलवान बच्चों को उठाकर हिलाते रहते हैं और ज़ाहिर मुंतज़मीन जो है उन्हें डराकर रुलाने के लिए लोमड़ी बनते हैं कभी, और कभी चुड़ैलों के रंगीन मास्क जो है वो पहन लेते कि बच्चे रोएं। इस रवायती इवेंट का पहली बार इनेकाद जो है वो 1991 में हुआ था और इसका मकसद बच्चों की सेहत और बहबूद की ख्वाहिश का इजहार करना है। आई डिडंट गेट दैट। बस उनके यहाँ होगा ना ऐसा कोई कैसे बच्चों के से बच्चों को आप मतलब चुड़ैल बन के आप मास्क पहन के आप बच्चों को डरा रहे हो, उन्हें खौफजदा कर रहे हैं ताकि उनके डर निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, डर बैठ जाते हैं। नहीं, बच्चे ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बाजू अब देखें, आप बचपन की अगर बात कीजिए, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे हम अभी डर रहे होते हैं, वो डर कहाँ से होता है? वो बचपन से, जी ये कर लो वो आ जाएगा, ऐसा कर लो वो जानवर आ जाएगा। तो ऐसे में वो जब आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, आपकी ग्रोथ होती है, तो वो डर आपके जहन में बैठ जाता है। एब्सोल्युटली ऐसा है। तो मे बी इसके पीछे कोई इससे बेहतर कोई लॉजिकल रीजन हो जो कि हम तक नहीं पहुंच पा रही। पहुंच जाएगी, आप जरूर बताएं। पहुंच जाएगी, उनके यहाँ होता है, एक्सेप्ट करें, आप हो रहे हैं वहाँ पे, फाइन। हो सकता है बच्चों को बाद में चुप कराने के लिए कोई मजे की चीज दी जाती हो, कोई टॉय, और मे बी ऐसी चीज जो उन्हें पसंद हो खाने में, जैसे कि चिप्स। मुझे भी रुला दे फिर। नहीं, आपको नहीं हम दे रहे चिप्स। नहीं, आप मुझे रुला दे, आपने प्राइस दे रहे तो। अच्छा, लेकिन जो प्राइस अच्छा सस्ते में आप वैसे ये बात रुला भी दिया और सस्ते में टरखा रहे हैं। नहीं, फ्राइज वैसे महंगे वाले भी होते हैं। वो कौन से होते हैं? अगर मैं कहूँ कि दुनिया के महंगे तरीन जो फ्राइज हैं वो 20 लाख रुपए की हैं, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी इस बात को। बरतानिया में एक ब्रांड है, उसके फ्राइज ने सबको हैरान कर रखा है क्योंकि वो 20 लाख रुपए के हैं। वेरी एक्सपेंसिव। ये देखें, ये असली है? ये असली है? मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब लग नहीं रहा जैसे असली है। क्या इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ये असली नहीं लग रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये कोई उसकी एडवर्टाइजमेंट है। हाँ जी, प्रोबेबली ये एक पर्स है जो हमारे सामने, बट ये असली प्राइस नहीं है।
अच्छा फ्राइज नहीं तो पर्स हुआ, फिर पर्स हुआ है ना, देखिए पर्स है, फ्राइज उसके ऊपर बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर मटेरियल ऐसा इस्तेमाल किया गया होगा कि उसकी कीमत ज्यादा होगी। वरना आलू इतने भी महंगे नहीं है इंटरनेशनली भी, अगर आप देखें कुछ तो किया है तो फ्राइज ही है, तो फ्राइज नुमा है ना। नहीं फिर फ्राइज क्यों कहेंगे उसको, फिर बैग का है ना, वो एडवर्टाइजमेंट है ना। देखिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की, उनका एक स्टंट है, वो एडवर्टाइजमेंट हुई है, तो देखिए हम तक भी पहुंच कर और अभी पाकिस्तान में बैठकर भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। फाइन, फेयर इनफ, आगे बढ़ते हैं। आई मीन खड़े होके। ओके और इससे पहले जो हमने बात की थी बच्चों के रुलाने वाली बात, जिस पे हम ये फ्राइज पे चले गए थे। हाँ। बच्चे बड़े मजे मजे के काम भी कर रहे होते हैं, जो आपने कहा ना कि नहीं रुलाना नहीं चाहिए। आप देखिए एक ऐसा काम हुआ जो कि वाकई होना चाहिए, कुछ अनाउंसमेंट ऐसी जो कि आपको बच्चों से करानी चाहिए, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। जैसे कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक मुनफरद अंदाज से T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान किया है। जून में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेले जाने वाले इस मेगा इवेंट के लिए कीवी खिलाड़ियों के नाम 2 बच्चों ने अनाउंस किए हैं। मुझसे बच्चे अपने से अंदाज में अनाउंस करते रहे ये स्क्वाड, राइट। बढ़ेंगे आगे एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज हम बात इस्लामाबाद की करेंगे, इस्लामाबाद के की इश्यूज की बात करेंगे, जो कि अक्सर ये खबरें रिपोर्ट हो रही होती हैं कि इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ। हम अक्सर ये बात करते हैं कि इस्लामाबाद की जो जामियात हैं वहाँ पर नशा हो रहा है, वहाँ पे सप्लाई हो रही होती है बहुत से ऐसी चीज़ों की। स्पेशली क्राइम रेट के हवाले से अगर देखा जाए तो क्राइम रेट किस तरह से बढ़ रहा है और क्या नए नए इकदाम अब लिए जाएंगे इसको कम करने के लिए। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे IG इस्लामाबाद सैयद नासिर अली रिजवी साहब। सेफ सिटी सबीन जब हम कहते हैं, किस शहर का नाम सबसे पहले आपके माइंड में आता है? इस्लामाबाद पुरअमन शहर है और यहाँ आप दिन के भी वक्त किसी भी टाइम बाहर निकल सकते हैं आराम से अपनी फैमिली के साथ, और जाहिर है रात के टाइम भी आप इजीली वॉक कर रहे होते हैं, और अक्सर हम देख भी रहे होते हैं कि लोग फैमिलीज वॉक कर रही होती थी। ये अच्छा कि आपने थी कर दिया, चूंकि बहुत से ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते आए हैं कि वाकई मामला ज़रा थे पे चला गया है, कि जो हालात थे अब वैसे नहीं रहे। क्योंकि जो मामला पहले हम कराची से मुतालिक देखते थे स्ट्रीट क्राइम को लेकर, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता वो मामला लाहौर में देखे। जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं ऐसे इशू ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। अब स्ट्रीट क्राइम एक बड़ा इशू है जिससे हम सब फेस कर रहे हैं, और इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा रिपोर्ट होती आई हैं। अब ऐसे में वो चाहे दिन दहाड़े हो रहा हो, शाम के वक्त में, रमज़ान में हमने बहुत ज़्यादा ऐसे मामला देखे जब लोगों ने शिकायत की कि मामला खासे ख़राब हुए हैं। बिल्कुल, काफ़ी जो वारदातें थी वो रिपोर्ट हुई, कुछ रिपोर्ट नहीं हुई, और लोगों का ये भी एक गिला था कि वो FIR करवाने जाते हैं और FIR उनकी दर्ज नहीं होती, फिर उसके बाद उनको एक सोर्स लड़ाना पड़ता है और उसके बाद जाकर उनकी FIR दर्ज हो गई है। अच्छा, सूरत हाल की संगीनी का जो अंदाज़ा है वो ऐसे भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ साल 2023 की बात की जाए तो उसमें शहर में राजधानी की जो 2500 से ज़ायद वारदातें वो रिपोर्ट हुई हैं, जबकि कार चोरी, मोटरसाइकिल जो चोरी है और जो डकैती है उसकी भी सैकड़ों वारदातें जो हैं वो पेश आई हैं, जो कि रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन अब क्या होगा? कैसे पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए कोई नई हिकमत अमली तरतीब दी है। अब उसके तहत किया ये जाएगा कि किसी भी वारदात की कॉल पर ऐसे जो बर वक्त रिस्पॉन्स करेगा और ऐसे जो खुद मुतासरा शख्स से मिलकर अपनी तस्वीर DIG ऑपरेशंस को भिजवाएगा, ताकि इंश्योर हो कि अच्छा मुलाकात भी हुई है, चीज़ें आगे बढ़ भी रही हैं। चूँकि एक बड़ा इशू होता है कि FIR दर्ज नहीं हो रही, तो FIR दर्ज होगी। अच्छा, आज आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, स्पेशली जो इस्लामाबाद के लोग हैं, आप हमें कॉल भी करें अगर आप कोई चीज़ ऐसी है जो डिस्कस करना चाहते हैं स्ट्रीट क्राइम को लेकर, किसी और इशू को लेकर, आप ज़रूर हमें कॉल करें। चूँकि इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। 4 दिन हुए सर आपको एज IG इस्लामाबाद। मैं ज़रूर इसलिए पूछूंगा कि क्या प्लान लेकर आप आए, चूँकि इस्लामाबाद को लेकर शायद पहले तो इतना कंसर्न नहीं होता होगा इस पोस्टिंग को लेते, लेकिन अब शायद कंसर्न ज़्यादा, चूँकि इश्यूज थोड़े बढ़ गए हैं। पहले तो थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। मैं आपको बताऊं, प्लान बड़ा सिंपल है। ओके। अगर 2+2 4 करना है तो पुलिसिंग बड़ी आसान है, एंड पुलिसिंग इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। सिंपल सी चीज़ है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना है, क्राइम को नीचे लाना है, लोगों से ज़्यादा मिलना है, कम्युनिटी पुलिसिंग को प्रमोट करना है, हार्डकोर पुलिसिंग से क्रिमिनल्स को भगाना है। ये इट इज़ एज सिंपल एज एनीथिंग कैन बी। और इसके जो कंटूर्स हैं, इसके जो तमाम करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर सेम वेदर इन लाहौर और कराची और इस्लामाबाद। चीज़ उसमें यह है कि आप उस चीज़ को लेते किस तरीके से हैं। अभी आपने स्ट्रीट क्राइम की बात की। इफ़ वी कंपेयर स्ट्रीट क्राइम ऑफ इस्लामाबाद विद लाहौर, तो इस्लामाबाद जहाँ की आबादी जो है, जो आलमोस्ट अगर वैसे देखें तो कोई, आप अगर उसको देखें तो कोई 13-14 मिलियन को क्रॉस किए बैठे हैं, और यहाँ पर आलमोस्ट 2.5 मिलियन की आबादी है। हमारे यहाँ पर जो स्ट्रीट क्राइम है, यहाँ का जो भी क्राइम होता है वो जेन्युइनली हाईलाइट ज़्यादा होता है।
मैंने अभी तमाम जो पीछे भी सारे के सारा ये क्राइम देखा, क्योंकि टुडे इज़ द 5th डे, आप 4 दिन का कह रहे थे, तो उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर आई कि आप इसमें हमारे पास हॉट स्पॉट जो आते हैं, जो क्राइम पॉकेट्स हैं, उनको अगर आप डिटर्मिन कर लें, उनको देख लें और उसके मुताबिक आप इंटेलिजेंटली अपनी ड्यूटी डिप्लॉय करें तो डेफिनेटली उसमें कमी आती है। बट द पॉइंट इज़ इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। आप प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए आप पेट्रोलिंग को इन्हांस कर सकते हैं, इंटेंसिफाई कर सकते हैं, डिकॉय ऑपरेशंस लगा सकते हैं, देन पिकेटिंग कर सकते हैं, बट विद ए पर्पस। आप स्नैप चेकिंग कर सकते हैं। पिकेटिंग अगर आपकी परमानेंट है तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोना गिव यू रिजल्ट्स। आपको एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखना पड़ेगा। हैविंग सेड ऑल दैट, एक चीज़ जो पुलिसिंग की बड़ी ज़रूरी है, दैट इज़ डिटेक्शन, बिकॉज डिटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। अगर आप पेट्रोलिंग करें, पिकेटिंग लगाएं, लेकिन आप टारगेटेड ऑफेंडर ना पकड़ें, आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ना पकड़ें, आप उन लोगों को जिन लोगों ने वारदात की है उनको हंट डाउन ना करें, तो फिर होगा ये कि वारदात जो है, क्योंकि आप हर चौक पे, हर सड़क पे, हर गली पे तो अपना जवान नहीं लगा सकते। सो इसमें आपको चीज़ ये करनी होती है। मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर होता है, जहाँ भी जाता हूँ वो पूछते हैं कि आपकी कितनी नफरी है, कितनी स्ट्रेंथ है। मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पर अगर यहाँ देखें तो हमारी टोटल स्ट्रेंथ 25 लाख और 12,000 है। कहते 25 लाख 12,000 कैसे? मैंने कहा वो इस तरह से कि 12,000 वो जो नीला यूनिफॉर्म पहनते हैं और 25 लाख वो जो आप जैसे कपड़े पहनते हैं। क्या हम एक दूसरे जुदा हैं? बिल्कुल नहीं। 25 लाख का मतलब है 50 लाख आंखें, उसका मतलब है 50 लाख आंखें, 50 लाख बाजू। वो 50 लाख आंखें विजिलेंट रहें, 50 लाख बाजू जो हमारी स्ट्रेंथ बने। कोई चीज़ नजर है 15 की कॉल करें। आई एश्योर यू वन थिंग, अगर ये वाली कम्युनिटी पुलिसिंग जिसमें पुलिस ऑन करे कम्युनिटी को, कम्युनिटी ऑन करे पुलिसिंग को, ये क्लियर हो कि वो कहते हैं ना कि डेमोक्रेटिक ट्रेंड्स इन पुलिसिंग बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये बाय द पीपल और फॉर द पीपल वाली बात है, लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है सर, जाहिर है ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है, एक अच्छी सोच है, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन है जो कि आप अभी रख रहे हैं। स्ट्रैटेजी पे भी जरूर बात करेंगे कि किस तरह से आप इसको आगे लेकर चलेंगे। कॉलर है हमारे साथ जी, आतिफ अब्बासी है इस्लामाबाद से। जी आतिफ, क्या कहना चाहेंगे? हफीज अब्बासी साहब जी, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? ठीक है मैडम, मैं पीएम सेक्रेटरीट में मुलाजिम हूँ। जहाँ पे मुजफ्फराबाद से मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, मुजफ्फराबाद से आया हूँ इधर रावल डैम चौक से आगे करके परगला टाउन के सामने उतरा हूँ, जो ब्रिज जैलोए का, वहाँ पे उतरा हूँ तो 3 बाइक राइडर आए मेरे पास। मेरे वो कहते हैं निकालो सामान सब कुछ। ठीक है जी, मेरा बैग था, उसमें कपड़े थे और मेरा पर्स था, वो छीन के और साथ मुझे 4 फायर भी किए ने सर। कब हुआ है? मेरे पाँव के साथ लगे, लेकिन बचत हो गई है सर। ये कब हुआ है? ये 16 तारीख को, 16 अप्रैल को सर जी। एफआईआर दर्ज हुई? एफआईआर दर्ज हुआ, ये बड़ी मुश्किल से हुई है सर जी। वो भी मैंने, हमारे आर्मी का दारा है, मैंने कर्नल साहब से फोन कराया तब जाके हुई है। 17 तारीख को मेरे पास लाइव एफआईआर पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर सेफ सिटी वाले कैमरे ये ऑन करके टीवी फुटेज निकाले, 10 मिनट की गेम है, 9:15 से 9:25 तक। ठीक है, ज़ाहिर है ये सिर्फ एक वाकया नहीं, लेकिन ज़रा इस वाकये को हम हुक बना के ये ज़रूर बात कर सकते हैं कि ऐसे वाकया जो हो रहे हैं। सर ज़रा कॉल भी आपने सुनी, इसके अलावा कल का वाकया एक आज़म यूनिवर्सिटी के बाहर जो डकैती मज़ाहमत पर दोनों तलबा को ज़ख्मी किया गया। ये बहुत कॉमन होता जा रहा है कि कहीं पर ऐसे ही डकैत आते हैं या बाइक पर आते हैं, किसी को रोकते हैं, अगर ज़रा सी मज़ाहमत हो तो फायर करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, पहले जो मैम ने बात की आइडियल चीज़, अगर आइडियल चीज़ की बात करेंगे तो आइडियल सिनेरियो को लेके आएंगे। इफ़ वी टॉक गुड्स देन वी कैन डू फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स। सेकेंडली, जो अभी भाई ने बात की, जो हमारे कॉलर थे, मैं इसमें बताता चलूँ कि जो जहाँ तक है जो क्राइम है, जो स्ट्रीट क्राइम है, आपका उस स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, उस स्ट्रीट क्राइम को एलिमिनेट करने के लिए, उसको वीड आउट करने के लिए आपके शहर से आपको उसमें डेफिनेटली काम करना पड़ता है। और जैसे मैं पहले बता रहा था कि इसमें मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे इन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को वारदात हुई और उसके बाद जो एफआईआर कराने के लिए एक तमाम इशू हुआ, तो मैं इसमें 2 चीज़ें ज़रूर बताऊंगा। एक तो बड़ी क्लियर है कि यहाँ पर जो हमारे पास इतने ज़्यादा 2 व्हीलर पेट्रोलिंग का एक बहुत बड़ा फ्लीट है, एक 4 व्हीलर पेट्रोलिंग का बहुत बड़ा फ्लीट है, वो 2 व्हीलर और वो 4 व्हीलर जेन्युइन तरीके से पेट्रोलिंग करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये तमाम के तमाम चीज़ें इस तरीके से ये क्राइम हो सके। इस्लामाबाद इज़ कंट्रोलेबल, मैनेजेबल, बिल्कुल एक छोटा सा शहर है,
सिर्फ उसके डायनेमिक्स ये हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इर्द गिर्द के मुख्तलिफ लोगों इलाकों से, शहरों से, सूबों से आके बाद हुए हैं। अब हमने सिर्फ 4 दिन में व्हाट वी हैव डन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिटीजंस ऑफ इस्लामाबाद दैट वी व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डन। और मैं ये चाहूँगा चंद चीज़ें मैं बता दूँ, कॉल ज़रूर लें ताकि हम बताएं, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि दे शुड लिसन, दे शुड कि उनका है क्या। एक तो ये चीज़ है कि हमने एक बड़ी क्लियर पॉलिसी की है दैट वी आर गोइंग टू टॉक टू पीपल डायरेक्टली एंड थ्रू मीडिया। वो चीज़ जो एक पॉलिसी रही है कि आप उनसे बात, आप ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देते हैं, एक कागज़ पे लिखी हुई 4 चीज़ें आ जाती हैं, वी आर नॉट गोना डू दैट। आई एम गोइंग टू टॉक टू देम। मेरा हर जवान, हर ऑफिसर वो मीडिया से बात करने जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हमारा जो प्रिंट मीडिया, ताकि हम बात करें, हम बोलें, क्लियर हो, यस। वो कहते हैं ना सिक्योरिटी थ्रू कनेक्टिविटी, इट इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। 1 सेकंड, इसमें ऑडिट ऑफ स्ट्रेंथ। ऑडिट ऑफ स्ट्रेंथ में हमारे बेतहाशा वो इनफेक्टिव नफरी, इनफेक्टिव स्ट्रेंथ जो कि पुलिस स्टेशंस में ऐसी ड्यूटीज़ कर रही होती है जो कि क्राइम फाइटिंग से मुतल्लिका नहीं, डेस्क जॉब कर रहे होते हैं या ऑफिसेज में हैं, उनको हम प्रॉपर तरीके से अभी सिर्फ 4 दिन में, और हमारी जो 12,000 स्ट्रेंथ है उनमें से 4 दिन में हमने 700 प्लस ट्रुप्स जो हैं वो इनफेक्टिव स्ट्रेंथ से इफेक्टिव स्ट्रेंथ में लिए हैं। 2 थर्ड, आपके जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन हमारे जो पेयर हैं दिन, ये 3 शिफ्ट्स में चलते हैं। पहली शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में अगर 40 डॉल्फिन चल रहे हैं और हम 100 डॉल्फिन चला सकते हैं। सेकंड शिफ्ट में अगर 60 डॉल्फिन चलते हैं और हम उसको 105 डॉल्फिन चला सकते हैं। डॉल्फिन मींस 2 मोटरसाइकिल जिन पे 4 जवान हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली, वो कहते हैं ना, आप विजिबिलिटी पुलिस की बढ़ा दें, क्रिमिनल की विजिबिलिटी कम होगी। थर्ड, जो हमारे टारगेटेड ऑफेंडर्स हैं, यहाँ पर ये चीज़ कही जाती है जो मैं जेन्युइनली, मतलब आई फील कि जो क्राइम फाइटिंग है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। क्राइम फाइटिंग होगी, क्राइम नीचे जाएगा, इस तरह के इंसिडेंट नहीं होंगे, तभी किसी के पास जाके कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कर सकते हैं, तभी अवेयरनेस की बात कर सकते हैं। बात करें अवेयरनेस की और बंदे यहाँ से लुटते रहें तो अवेयरनेस की बात नहीं। एक और है, अदनान कॉलर साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अदनान, क्या पूछना कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद कि आपने आज इस्लामाबाद पुलिस के एक काबिल ऑफिसर को बुलाया है और ये हम लोगों के मसाइल हैं तो उसको डिस्कस करेंगे। मैं सर से बात करना चाहता हूँ कि सर ये जो मोबाइल स्नैचिंग के हवाले से और ये जो मोटरसाइकिलों पे जो वारदात बढ़ रही है, अभी सर ने कम्युनिटी पुलिस की बात की है, तो उसके अंदर जो है मैं चाहूँगा कि ये जो मोबाइल स्नैचिंग की जो वारदात बढ़ने की वजूहात हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि मोबाइल छीनने के बाद मार्केट में फरोख्त होते हैं। इसके अंदर मोबाइल एसोसिएशन हैं, जो मार्केट की एसोसिएशन हैं, जो मोबाइल मार्केट के ओनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको कहा जाए कि यार बगैर रसीदों के या किसी मोबाइल का कोई एविडेंस नहीं मिलता कि ये इन्होंने खुद खरीदा है या स्नैचर्स लेकर के आए हैं, तो उसकी खरीदो फरोख्त पे पाबंदी लगाने का कोई सिलसिला हो तो इससे ही मोबाइल स्नैचिंग वाली ठीक है, पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया। इसमें गालिबन शायद ये मामला है कि बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ का मोबाइल छीन के यहीं पर बिक रहा हो। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ उसमें ज़रूर है। अभी यहाँ पर एक मैं भाई को ज़रूर बताऊँगा। पहले तो मैं बताऊँ कि आई एम सो हैप्पी कि वो बात कर रहे हैं जो बेसिकली एक हर वाइब्रेंट सिटीजन को ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज वी आर आंसरेबल टू देम, दे मस्ट आस्क द क्वेश्चन। मैं इसमें बताता चलूँ कि अभी विद इन 4 days व्हाट वी हैव डन, यहाँ पर जो क्रिमिनल्स का डाटा था दैट वाज ओनली 21,000। जो हमारे पास डाटा था हमने सारा इकट्ठा किया हुआ था पिछले कई सालों से, बट व्हाट वी हैव डन विद इन 4 days, हमने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड इस्लामाबाद, ये तकरीबन 2.6 मिलियन का डाटा है, उसे इंटीग्रेट कर दिया है। ओके। तो उसमें हमारे पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने हमें बड़ी मदद की है। उनकी टीम अभी भी, कल रात हम 3 बजे तक उनके साथ टीम के साथ बैठे रहे हैं। अभी मैं उसके बताऊं, उस डाटे को करने के बाद हमने एक ई पुलिस पोस्ट का सॉफ्टवेयर लाए हैं। ये खास तौर पर मेरे इस भाई के लिए जो बात कर रहे थे, ई पुलिस पोस्ट से आगे आपके जब पेट्रोलिंग ऑफिसर आउट होते थे, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि देखने का कि आया क्या वो कोई चीज़ चेक कर रहे हैं, और अगर उन्होंने अली को रोका है या अब्दुल्ला को रोका है तो उसको रोकने के बाद अगर अली का आईडी कार्ड उन्होंने एंटर किया है किसी चीज़ में, तो उनके पास पहले था कि टैब होनी चाहिए, कोई टैब लेगा, वो कहाँ से आएगी, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसका थंब इम्प्रेशन। अब हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंपल एक अपना आपका अपना एंड्रॉइड मोबाइल फोन, उसमें ऐप होगी, वो आपका आईडी कार्ड उसमें एंटर करेंगे और वो सामने आ जाएंगी। ये तो बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, क्विकली मुझे सेफ सिटी से मुतालिक पूछना है, कितने कैमरे इस वक्त हैं जो काम नहीं कर रहे? 92। और वो कब ठीक होंगे? 92 जो थे ये थे 312।
312 से आगे 92 से ये आएंगे इंशाल्लाह ताला 0 पे, एंड दैट वुड नॉट टेक मोर देन 2-3 डेज। हम ऐड भी करेंगे कैमरे 2-3 डेज के अंदर 92 कैमरास जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अब मैम अभी 3000 कैमरास जो हैं वो तमाम के तमाम चल रहे हैं, जिसमें 2600 सेफ सिटी के और 400 वो जो हमने सिटीजन से लगवाए, लेकिन उसी स्पेसिफिकेशन के, ताकि वो इसमें जेल हो सके हमारे तमाम में। वो जो लोग लगाते हैं सीसीटीवी कैमरा, जी हम उसमें करते ये हैं कि अगर कोई सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहे तो हम उसको ये चीज़ बताते हैं कि आप इस स्पेसिफिकेशन का लगवाएं, उसका ये होगा कि वो हमारे सिस्टम में जेल इन हो जाएगा, और वो फिर उस पार्ट का वो एक डिजिटल सर्विलेंस जो हमने बनाई है, जो एक गॉड्स आई कंसेप्ट है, उसके अंदर वो तमाम का तमाम आ जाएगा। वेरी नाइस सर। एक और बात, वक्त क्योंकि बड़ा मुख्तसर है, मंशियात के हवाले से आप लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ आम होती जा रही है, क्या रिपोर्ट आपके पास, डाटा क्या रिपोर्ट हुआ है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और किस तरह से आप उसके खिलाफ काम कर रहे हैं? मैम आपने कहा कि आप उसके खिलाफ कैसे काम कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन है आप उसके खिलाफ कैसे काम कर रही हैं? ये जो काम है ये किसी एक फर्द ने, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक यूनिट ने नहीं किया। अवेयरनेस लोगों तक एक ब्रिज का काम हम करते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको काम नहीं कर रहे, दिस इज द क्वेश्चन जो हमें एक दूसरे को पोज करना है, पुट करना है। हमें ये क्वेश्चन करना है डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स ने करना है हमें, हमने करना है यूनिवर्सिटी को। उसकी वजह यह है कि ये एक वो मैटर है, एक वो इशू है जो हमारी जनरेशन से, जो हमारी यूथ से, उनसे तमाम है। अगर आप इस नशे को, ख़ास तौर पे आपका जो सिंथेटिक नशा है जिसमें आपकी आइस है, इस तमाम नशे को जो कि इस नशे को अगर आप नहीं ख़त्म करते, मैं इसको हमेशा नार्को टेररिज्म कहता हूँ, कभी भी इसको सिंपल नारकोटिक्स मैम नहीं कहता। और मैम ये बताऊं कि यहाँ पर एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है 100% कि जो एक तहरीक का आगाज़ इस्लामाबाद पुलिस ने किया है, वो तहरीक है नशा अब नहीं। ये तहरीक जो है, इस तहरीक में हम सिर्फ इस्लामाबाद के 2.5 मिलियन लोग नहीं, हमारे जर्नलिस्ट भाई दोस्त नहीं, सिर्फ इसमें ट्रेडर्स नहीं, बल्कि हर स्फीयर ऑफ लाइफ से लोग इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस चीज़ को हम एक ऐसी चीज़ बना देंगे। हमने इसमें ट्राई प्रॉन्ग स्ट्रेटजी की है। एक इसमें स्ट्रेटजी है अवेयरनेस। अवेयरनेस में हम जा रहे हैं कॉलेजेस में, हम जा रहे हैं स्कूल्स में, हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। वी आर गोना टॉक टू द स्टूडेंट्स डायरेक्टली, उनसे बात करेंगे, मैं बात करूंगा, मेरी फोर्स बात करेगी। सेकेंडली हम लोग इसमें वॉक्स करेंगे, हम वो आएंगे, सेमिनार्स होंगे मुख्तलिफ जगहों पे, कॉलेजेस पे, अवेयरनेस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। सेकेंड उसमें हम चीज़ करेंगे कि जो पहले लोग नशे में इसमें मुलव्वस रहे हैं, ड्रग पेडलर्स, उनको पकड़ेंगे। एंड थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यूजर के जरिए बैक ट्रैक करते हुए मेन डीलर्स। अभी हमने परसों 2 दिन पहले एक आइस का बहुत बड़ा गैंग बस्ट किया है इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद में आइस प्रोवाइड करते थे, और स्ट्रेटजी सिंपल, एंड यूजर को लेके CBA एंड A+, सो बैक ट्रैकिंग एंड वो खत्म हो गया। लेकिन एक चीज, इस चीज को मैं बड़ा क्लियर हूं, एक जैसे कहते हैं ना, एक रिलीजियस कन्विक्शन के साथ, अगर हर एंकर पर्सन, हर मीडिया चैनल, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कह रहा हूं, वो अपने हर प्रोग्राम में सिर्फ इतनी बात कह दें प्रोग्राम शुरू करने से पहले, जिम्मेदारी जो है वो हम सब पे आयद होती है। और बड़ा अच्छा लगा सर, एक पॉजिटिव सोच के साथ आप काम कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी के साथ और एक क्लियर माइंड के साथ आप लेके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैम बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी बॉक्सर से जिनके मुक्कों की बरसात हरीफ को पिछाड़ कर रख देती है, और रिंग में इनके मुखालिफ वार करने की बजाय मतलब खुद को बचाने की फिक्र में लग जाते हैं। अब डर लग रहा है हमें भी यहाँ पे। नहीं, आप टेंशन ना लें, इट्स नॉट अ रिंग एक्चुअली, तो यहाँ फाइट नहीं होने वाली। हाँ, फाइट का हवाल जरूर हम बता सकते हैं। एग्जैक्टली, जो थाईलैंड में फाइट हुई है जी, 21 तारीख को, ये बड़ी अहम फाइट थी। और अच्छा थे 4 राउंड्स, लेकिन रोमा यूसुफ, इन्होंने सोचा कौन 4 राउंड्स तक वेट करे, 2 राउंड्स में मुकाओ इस फाइट को, नॉकआउट करते हैं, टाइम बचाओ। और अपने स्किल से कैसे उन्होंने उसको पिछाड़ कर रख दिया। ये इनकी 3rd इंटरनेशनल बाउट थी और 2 में माशाल्लाह ये जीत चुकी हैं। तो कैसे इन्होंने आगाज़ किया इस इंटरनेशनल करियर का, और कैसे शौक आया मुक्के मारने का और मुक्के खाने का, इस पर हम बात करेंगे। रोमा यूसुफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रोमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ। साल से बॉक्सिंग के रिंग में जा रही हैं? बॉक्सिंग के रिंग में मुझे 3 से 4 साल हो गए। 3 से 4 साल में 3 इंटरनेशनल बाउट्स भी आपने कर ली। अच्छा, पहले से इंटरनेशनल फाइट का जिक्र करें जो 21 तारीख को थाईलैंड में हुई है। एक तो ये कितना इंपॉर्टेंट इवेंट था, और ये आपके लिए यानी बॉक्सर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ज़रा ऐसे इवेंट्स में जाना, जीतना, कि आपकी रैंकिंग ज़रा इंप्रूव हो रही होती है? बिल्कुल, पाकिस्तान से बाहर जितनी भी हमारी फाइट्स होती हैं, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
तो ये हमारे लिए जितनी भी बाहर की फ़ाइट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज इसलिए कि हम लोगों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, फिर अपने कोच की इज़्ज़त का ख्याल जो कि हमने पूरा महीना पूरा साल मेहनत की होती है, तो ये इम्पोर्टेंट था मेरे लिए इवेंट को विन करना, जो कि मैंने माशाल्लाह किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान ने विन किया। रोमा, कितना महंगा खेल है ये? खेल वाकई ही महंगा है। हमारी डाइट से लेके लास्ट तक हमारा जाना रहना, वहाँ पे खाना, वहाँ पे सारा मैनेज करना एक्सपेंसिव तो है। एक इंटरनेशनल फ़ाइट पे कितना खर्चा आता है? तकरीबन हमारा मतलब 45-46 लाख तक जाता है। एंड हाउ डू यू मैनेज? नो स्पॉन्सर, वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ को मैनेज करना। अभी 3 फाइट्स खेली हैं, थोड़ा मुश्किल था, बहरहाल खुदा की मर्ज़ी थी तो हो गया। ये ज़रा मौका दिखाएं स्टाइल से। आप छोटी सी, स्मार्ट सी, और मुक्का भी इतना को बड़ा नहीं, मुझे भारी लगा नहीं है, तो सारे वेट कैटेगरी तो होती है। Exactly. लेकिन फिर भी इतनी जान इस मुक्के में है कैसे? ये सिर्फ अगर आप कहें कि आप सिर्फ पंच का फोर्स से नॉकआउट करेंगे, कभी भी नहीं होगा। सही। आपको पूरा आर्म शो करना पड़ता है, शोल्डर की पावर पूरा इस तरह से शोल्डर यूज़ करना पड़ता है, तो ही आपकी जो है आप नॉकआउट कर पाते हैं। खाली ये रिस्ट के साथ मैनेज करना नहीं होता है। चोट भी लगी है कभी? बहुत दफ़ा। और ये जो चोट लगती थी फिर क्या सोचती थी, किस काम में आ गई? नहीं, मुझे चोट लगती है तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे चोट लगती है, मुझे अच्छा लगता है। चोट लगती है, अच्छा लगता है सिर्फ बॉक्सिंग में। क्यों? नहीं, वैसे कोई मारे तो मैं फिर ज्यादा अच्छे से मारूं। वो तो फिर चलने ठीक है, वो तो मामला हिसाब बराबर मारेगा जिसको पता है कि आप फिर बॉक्सर हैं। हिसाब बराबर तो जाहिर है फिर करना होता है। ये क्या वजह है कि चोट लगती है बॉक्सिंग के लिए? मतलब बॉक्सर के लिए मतलब एक बड़ा हैप्पी पॉइंट होता है कि जब उसके लिए मतलब उसको चोट लगना, कलर चेंज हो जाना, लाइक ब्रूज वगैरह, तो वो फिर बड़ा अच्छा फील होता है। मतलब मुझे अच्छा पर्सनली। ये कोई मतलब लोग फिर ये कहते नहीं है कि आप बॉक्सर स्टेबल होते हैं या नहीं होते, ऐसी कोई बात आती है दिमाग में कि कैसे? मतलब बड़ा मुश्किल है ऑब्वियसली ये करना कि आपको मुक्का भी पड़ा है एंड देन आप उसको एम्ब्रेस भी कर रहे हैं। मतलब उस टाइम तो ऐसे बॉडी गर्म होती है, बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा था, लग रही होती है। और मैं तो मेरा ये होता है, मैंने अपना एक सिलेक्टिव टाइम चोट के बाद रखना होता है सेल्फी वाला, ठीक है? कि भाई मुझे लग गई है, ये हो गया मेरे साथ और मैं बड़ी खुश भी हो रही हूँ। इवन मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट डाली थी, तो उसके बाद मुझे एक कमेंट आया कि मार खाने के बाद ऐसे स्टाइल कैसे मार लेती। ये हमारा भी सवाल था। वैसे मार खाने के बाद सेल्फी नॉर्मली तो होता है ना कि आप अपने वीडियो से स्टाइल यूं करके मैं दे रही हूं, तो अपने अचीवमेंट्स को पोस्ट कर रहे होते हैं। जो आपने किसी को हराया वो उस पर बात करते हैं। हाँ, खुद जो मार खाई है, चोट लगी है, खून निकला, नील पड़ा है, वो हम नहीं बता रहे होते, आप तो बता रही हैं। इट्स अ प्रोसेस ना। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप एक पूरा प्रोसेस दिखा रहे होते हैं कि ये एक रियलिटी है और उसके बाद ये भी एक रियलिटी है, जो कि सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। अमूमन आजकल लोग आते हैं बॉक्सिंग का नाम लेके, लड़कियां, फीमेल, मेल दोनों आते हैं, पर वो जब उन्हें पता चलता है कि हमें हिट हुआ है, इसलिए मैंने देखा हुआ है। मैं क्लब में गई हूँ, न्यू बच्ची आई है, मैंने उसके साथ खेला, तीसरे दिन वो नहीं आई है, दूसरे दिन वो नहीं आई है। इसलिए नहीं आई क्योंकि इसमें लगता है, पर पहले दिन उससे सेल्फीज अच्छी ले ली थी, सो अच्छा लग रहा था, कमेंट्स आए, तो वो दूसरे दिन भी आ गई, फिर दूसरे दिन मैं चली गई, तो फिर तीसरे दिन वो नहीं आई। अच्छा, रिंग के अलावा भी कभी फाइट हुई है? रिंग के अलावा अमूमन लड़कों के साथ हुई है। ऐसा क्या होता है कि फाइट हो जाती है? ऐसा ये होता है कि बिला वजह कोई मुझे देखे जानबूझ के, मतलब जिसे मुझे मेरा दिल ना कर रहा हो देखने को। तो फिर आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, ज़्यादातर ये होता है कि हाइट लंबी हो तो फिर हल्का सा अपने टो के साथ पुश करके नीचे गिरा के, तो बाजार में भी वैसे भी मार वैसे। अच्छा, वैसे यहाँ पे वैसे शुएब और रोमा का एक मुकाबला होना चाहिए था। मैंने कुछ छेड़ा किसी को? नहीं, मैंने कोई पंगा लिया? नहीं, छेड़ने के पर्सपेक्टिव से नहीं, वो जो स्टीरियोटाइप्स होती हैं अब तो बहुत हद तक शुक्र है अल्लाह का कि ये चीजें बहुत ज्यादा कम भी हो गई हैं, और जाहिर है आप जैसी खवातीन जब आगे आती हैं तो ये स्टीरियोटाइप्स ब्रेक भी होते हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मर्द जो है वो औरत पे हाथ नहीं उठाता, तो मुक्का तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं रिंग की बात करती हूँ कि अगर रिंग में आप दोनों को डाल दिया जाए तो उसके बाद की बात हो, फिर मार खा सकते हैं। जैसे कितने लड़कों को मारा आपने आज तक? ऐसा नहीं है, बस एक आध बार ये है कि वैसे तो मेरी आंखें भी काफ़ी तेज़ हैं, मैं आंखों से ही कंट्रोल कर लेती चीज़ को कि भाई क्यों देख रहे हो इस तरह से। बाकी ये है कि एक बार हुआ था ऐसा। एक बार ऐसा हुआ था। अच्छा, वैसे क्या सोचा है फ्यूचर में इस करियर को लेकर? कहाँ पहुँचना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? फिलहाल तो ये है कि इसके गोल मैंने सेट किए हुए हैं, इसके टाइटल्स फाइट्स होती हैं वो मैंने सेट की हुई हैं, माइंड सेट हुआ हुआ WBC खेलना है, और भी टाइटल्स हैं उनको विन करना है, अचीव करना है। अभी रिसेंटली जो मेरा माइंड सेट है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेलना। वो प्लान हो रहा है? कोई प्लान चल रहा है इसी साल?
इसी साल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हमारी तरफ से होंगी रोमा यूसुफ और देखते हैं इंडिया की तरफ से कौन आती हैं और फिर होगी जबरदस्त फाइट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ज़ाहिर है जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं तो ज़ाहिर है उसमें हम सबकी सपोर्ट आपके साथ है, लेकिन एट द सेम टाइम जिन्होंने कहा ना कि महंगा खेल है, ज़रा एक एक इवेंट पे लाखों रुपए लग जाना, तो उसमें ज़रा स्पॉन्सरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होगी तो उनके लिए चीज़ें करना आसान होगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम डीप फेक टेक्नोलॉजी की। मकबूलियत अपनी जगह इसकी, इसका इस्तेमाल अपनी जगह, लेकिन इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है उस पर बात करना बहुत अहम है, क्योंकि बदकिस्मती से किसी भी चीज़ का जो नेगेटिव यूजेज है वो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा है। अब डीप फेक टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हालिया हम कुछ वीडियोस भी देख रहे थे, जो यूट्यूबर्स भी हैं जिस तरह साद हैं डकी, उनकी वाइफ के भी डीप फेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई और नाजेबा जो वीडियोज़ हैं वो सामने आई, और इसके अलावा भी मल्टीपल लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और इस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है एक टेक्नोलॉजी नहीं आती है, हम खुश ज़रूर होते हैं, बट उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, अब उसको रोका किस तरह से जा सकता है और किस तरीके से इसके ऊपर काम किया जा सकता है, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट सदफ ने हमें ज्वाइन किया है अभी। सदफ बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदफ सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा इशू बनता जा रहा है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे ममालिक में, कि यहाँ पर ऐसी किसी भी वीडियो का सामने आ जाना, डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कैसे किसी इमेज का सामने आ जाना जिससे एक शख्स का पूरा इमेज मुतासर हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है हम कंजर्वेटिव एक सोसाइटी है, हम एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है, यहाँ पे तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान जैसे ममालिक में, बल्कि दीगर जो इवन वेस्टर्न ममालिक हैं वहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं और एक्चुअली कोर्ट ऑफ लॉ में भी गए हैं। स्पेन का मैं एक वाक़या पढ़ी थी कि 13-14 साल की बच्चियों की इमेजेस इस तरह से उन्हीं के क्लास के बच्चों ने डीप फेक टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए बनाए। सो आई थिंक ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, ग्लोबल इशू है और इसके बहुत ज़्यादा सीरियस नेगेटिव चैलेंजिंग इम्पैक्ट, स्पेशली जेंडर बेस्ड इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो अभी आप भी जो मिसाल दे रही थी, बाकी भी केसेस में ख़वातीन और बच्चियां हमेशा इस तरह की इमेजरी से, इस तरह की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मुतासर होती हैं। जब इशू इतना क्लियर है सदफ, और ज़ाहिर कई सालों से हम अब इस पर बात करते भी चले जा रहे हैं कि अगर ऐसा एआई के दौर में होगा तो ज़रा उसकी यूजेज पर बात करनी बहुत आम होगी। आपने जो हवाला दिया ज़रा स्पेन की बात भी आपने की, तो इट्स अ ग्लोबल इशू। एक्चुअली इशू सामने है तो एड्रेस क्यों नहीं हो रहा? ये कितना मुश्किल है कि कोई भी ऐसा इमेज या वीडियोस पे लिखा आ जाए ये एआई क्रिएटेड है या डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाया गया, ये क्यों नहीं हो सकता? ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी बनाने का राइट किसी एक स्पेसिफिक इंसान के पास, किसी स्पेसिफिक कंपनी के पास नहीं होता। वंस अ टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग, दुनिया भर में जितने भी लोग हैं जो कोडिंग जानते हैं, जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, वो उसको अपने हिसाब से अपनी तरह से डेवलप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को रोकना या उसे किसी तरह ढालना, ये जो दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात होती है ना, वो बिल्कुल उसी तरह की मिसाल है। सो बजाय इसके कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी पे फोकस करें, टेक्नोलॉजी की तरफ जो एटीट्यूड्स हैं, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से जो एथिक्स हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, क्योंकि ये जो गलत इस्तेमाल है ये भी आप और हम जैसे बिल्कुल ऐसे ही सदफ, जाहिर है इस्तेमाल एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इटसेल्फ बुरी चीज़ नहीं है, बट ऑब्वियसली उसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो उसको बुरा बना देता है। अब इसमें वही वाली बात है जिस तरह हम यूट्यूबर्स की भी बात कर रहे थे, डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू इस तरह की वीडियोस भी बनाई जा रही हैं और वो भी इस चीज़ को एड्रेस करे। वैसे ज़ाहिर है ग्लोबल इशू, आपने भी इसको कहा है। अब बहुत सारे लोग हैं, ज़ाहिर है उनको अवेयरनेस है कि वो इस तरह से वो शक नहीं करते और उन्होंने आके उस चीज़ को एड्रेस भी किया, उस पर बात भी की और लोगों को भी अवेयर किया इस हवाले से। अब इस सूरत हाल में आम लोग जिनको नहीं इस टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो वीडियो है जो सोशल मीडिया पे आई है, किसी ने वायरल की है जिस मर्जी मकसद के लिए, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई गई है, लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए अनफॉर्चुनेटली अगर शैलो फेक होता है, दो चीज़ होती है, शैलो फेक टेक्नोलॉजीज़ हैं और कुछ डीप फेक टेक्नोलॉजीज़ हैं। शैलो फेक्स के अंदर तो आप कुछ बेसिक से आइडेंटिफायर्स देख सकते हैं, लेकिन डीप फेक के अंदर बिल्कुल विजुअली देख के उसको आइडेंटिफाई करना बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर के, उससे थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई नज़र आती हैं वो ये कि जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है अभी तक इमेजरी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो हाथ जो है वो सही से ड्रॉ नहीं कर पाती।
आपको याद होगा कि जो केट विंसलेट हैं, बरतानवी जो शहजादी हैं, उनके इंस्टाग्राम पे भी एक टेक्नोलॉजी डीप फेक इमेज लगाया गया था, जिसको फिर न्यूज़ एजेंसीज ने हाथों की वजह से ही आइडेंटिफाई किया था। तो हाथों को देखना, पैटर्न्स को देखना, और दूसरा ये कि उसकी लाइकलीहुड को भी देखना है, क्योंकि बहुत सारी जो डीप फेक इमेजरी या वीडियोस हैं वो मशहूर लोगों की जानिब से आपको प्रेजेंट होती नजर आती हैं। तो एक थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग, नॉट जस्ट टेक्नोलॉजिकल बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्या ये वाकई पॉसिबल है, डज इट मेक सेंस फॉर दिस इमेज टू एग्जिस्ट या दिस वीडियो टू एग्जिस्ट। सो उसकी एग्जिस्टेंस के हवाले से, उसकी उसकी लॉजिक के हवाले से कुछ क्रिटिकल सवाल करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सदफ, हु इज़ वल्नरेबल? वो कि जिसकी लाइफ बहुत पब्लिक है, वो जिसकी बहुत ज़्यादा वीडियोस या पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं ऑन द इंटरनेट एंड ऑन द सोशल मीडिया साइट्स, वो वल्नरेबल होता है सिर्फ? नहीं, सिर्फ वो वल्नरेबल नहीं होती, ज़ाहिर है वो वल्नरेबल ज़्यादा हैं क्योंकि उनके बहुत सारी इमेजेस अवेलेबल हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो लोग, वो लड़कियां स्पेशली जो कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, वो अगर एक प्रोफाइल पिक्चर भी लगा दें या उनके अपने सर्कल में, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ज़्यादातर ब्लैक मेलिंग है बेस्ड ऑन इंटीमेट इमेजरी, ये ज़्यादातर लोगों को और लड़कियों के जानने वालों में की तरफ से ज़्यादा होती है। ब्लैक मेलिंग जानने वालों की तरफ से ज़्यादा होती है, स्ट्रेंजर्स की तरफ से नहीं होती। तो आपके जानने वाले ऐसे लोग जो आप मिलते जुलते हो, आपको नहीं पता कि कोई आपकी तस्वीर लेगा, और फिर वो जाहिर है अगर वो कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं तो उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट होना, उनकी फैमिली लाइफ पे उनकी सेफ्टी के ऊपर उसका इम्पैक्ट होना बहुत ज़्यादा वो है। तो ऐसा नहीं है कि वल्नरेबिलिटी सिर्फ उन लोगों की है जिनकी पब्लिकली इमेजेस हैं, उनकी जाहिर है ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद है, बहुत ईजिली उठाया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बाकी भी लोग हैं वो भी, उनकी वल्नरेबिलिटी तो है। आई थिंक हमें सोशली भी और सोसाइटी वाइड भी जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से बिल्कुल आपकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर, जो आपकी जिस तरह से आप चीज़ें देखते हैं, इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है, तो इस तरह की जो इंटीमेट इमेजेस हैं स्पेशली, वो जो पावर वील्ड करते हैं इस वक्त, जितनी उनके पास पावर है किसी की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर देने की, आई थिंक वो भी हमें थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं है और जितनी एडवांस है और होती जा रही है, मुझे यही लगता है कि फ्यूचर में तो शायद आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, या टेक्नोलॉजिकली एडवांस टूल्स इस्तेमाल करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा सर, वैसे जब जो है टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल किया जाता है किसी भी हवाले से, तो उसको ट्रेस अक्सर औकात कर लिया जाता है किसी ना किसी तरीके से, who is behind that, कि कहाँ से इनिशिएट हुआ या किसने उसको शेयर किया, किसने उसको बनाया। तो क्या अब डीप फेक में भी ये देखा जा सकता है कि कोई रिपोर्ट करता है जाकर तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये इनिशिएट कहाँ से हुआ? सो ये केस बाय केस डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्चुअली इतना आसान नहीं है। स्पेशली अगर कोई फॉर एग्जांपल एक्स वैन है, हम सब VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप VPN इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो IP एड्रेस है वो पाकिस्तान के बजाय किसी और मुल्क से शो होना शुरू हो जाता है। इसी तरह एनोनिमस ईमेल अकाउंट बनाना, एनोनिमस अकाउंट्स बनाना, ये इंटरनेट का एक लाजमी हिस्सा है। सो अपने अपनी एक्टिविटी को मास्क करना, दैट्स वेरी ईजी इन टुडेज एरा। सो जाहिर है जो हमारे इदारे हैं FIA वगैरह, उनके पास फॉरेंसिक जो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसकी एबिलिटीज़ तो मौजूद हैं, लेकिन वो एबिलिटीज़ हमेशा थोड़ी बहुत महदूद ज़रूर रहेंगी, क्योंकि एनोनिमिटी इंटरनेट का बहुत एक वाज़ेह फीचर है और अपना पाथवे मास्क करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं कोई बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हूँ, आप भी नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ VPN का इस्तेमाल ही हमारा पाथवे मास्क कर रहे हैं, एंड वी नॉट इवन ट्राइंग टू डू दैट। सो अगर आप कवर करना चाहते हैं, अगर केयरफुली करता है, टारगेटेड तौर पे करता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि वो अपने आप की अपनी आइडेंटिटी को, अपने अकाउंट्स को हाइड कर सके। मैं इससे बच सकूं, यानी ये मुमकिन नहीं रहा मेरे लिए? जी, मेरा ख्याल है जो सोशल एटीट्यूड्स हैं, लोगों को समझाना, डिजिटल इंफॉर्मेशन लिटरेसी, दैट हैज़ बिकम क्रिटिकल। ये प्राइमरी लेवल से लेके और एडल्ट एजुकेशन तक लोगों को समझ आए कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, और जो भी चीज़ आपकी नज़रों के सामने यही है जो हम कर सकते हैं, उस पर यकीन ना करें। सदफ, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी। बस एक बुनियादी सी बात, कोई भी तस्वीर और कोई भी वीडियो देखकर कोई भी राय कायम ना कीजिए। पहले कहा जाता था ना कि जब तक आंखों से ना देख लो यकीन ना करो, तो वाकई तस्वीर को देखकर तो बिल्कुल यकीन ना करो। हाँ, अगर आपके सामने एक चीज़ है, बिल्कुल आंखों के सामने हकीकत में, फिर और बात है।
तस्वीर एविडेंस नहीं रही, एक वीडियो एविडेंस नहीं रहा, क्योंकि ज़ाहिर है वो डीप फेक अब बहुत ज़्यादा आम होता चला जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। अटक के मकाम पर दरियाए सिंध में आखिर ये हो क्या रहा है, चूँकि वहाँ पर पहुँच चुकी है हैवी मशीनरी और कहा यह जा रहा है कि चूंकि वहां पर सोने के ज़खायर हैं इसलिए वहां पर हो रही है माइनिंग। बिल्कुल गैर कानूनी माइनिंग का सिलसिला वहां पर जारी है और खुदाई के लिए दर्जनों मशीनें दरिया में उतार दी गई हैं। अच्छा, दरिया में 100 किलोमीटर तक से ज़ायद जो इलाका है उसमें जदीद भारी मशीनरी के जरिए खुदाई हो रही है और यहाँ से करोड़ों रुपए मालियत का सोना निकलने की भी खबरें आ रही हैं। जाहिर है इससे किसी भी किस्म की किसी ज़राए से हमें कोई तस्दीक नहीं हो सकी, किसी ने कोई ऐसी तस्दीक नहीं की वाकई सोना निकल रहा है या नहीं निकल रहा वहाँ। लेकिन इससे पहले सबीन, चुके जो गुज़श्ता इंटरिम सेटअप था, इब्राहिम हसन मुराद साहब जो पंजाब के वजीर थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि जियोलॉजिकल सर्वे भी हो चुका है और यहाँ पर सोना है और 75 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें ये गोल्ड के रिजर्व। पॉइंट यहाँ पर यह आता है शुएब कि अगर गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर माइनिंग की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि दरिया का माहौल जो है वो शदीद मुतासिर हो रहा है इससे। और आइंदा की अगर बात की जाए तो बारिश के दिनों में सैलाब के बाइस करीबी इलाकों को बड़े पैमाने पर इस पर नुकसान भी हो सकता है। मकामी आबादी एहतजाज कर रही है। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया साबिक वफाकी वज़ीर माहौलियात मलिक अमीन असलम साहब ने। अमीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब ज़रा आपकी बेल में होगा ये मामला, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जब हम बात ये कर रहे हैं कि इस गैर कानूनी माइनिंग से माहौल को नुकसान पहुँचेगा, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि क्या वाकई ऐसा मामला है? जियोलॉजिकल सर्वे आपने भी ज़रा देखा होगा, चीज़ें ऐसी देखी होंगी, आपकी नज़र से गुजरी होंगी कि सोने के ज़खायर, अगर ऐसा मामला है तो फिर हमने उसे सही तरीके से चैनलाइज क्यों नहीं किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी अपना अटक से ही है और अटक के एक खुशकिस्मत तरीन ज़िला भी है और बदकिस्मत तरीन ज़िला भी है। खुशकिस्मत इसलिए है कि ये वो ज़िला है जहाँ पर हम आबी बिजली पैदा करते हैं। गाजी बरोता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पंजाब का ज़िला जो ये करता है। इसी के साथ साथ जहाँ पर तेल और गैस निकलता है, अगेन पंजाब का वाहिद ज़िला है जहाँ पर ये होता है। और बदकिस्मत इसलिए कि जो यहाँ पर जो खजाने अल्लाह ताला ने इस ज़िले को दिए हुए हैं उसका फ़ायदा ना आवाम को होता है और ना इस ज़िले को होता है। अब ये जो आजकल ये जो सोने के ज़खायर यहाँ पर मिले, जिसने आपने सही फरमाया कि इंटरिम गवर्नमेंट में एक बाकायदा जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आई थी, इसमें यह बताया गया था कि तकरीबन यहाँ पर 28 लाख तोले सोना के ज़खायर मौजूद हैं, जिसकी मालियत जो है वो 600 अरब रुपया बनती है। अब ये इतना बड़ा अगर ख़जाना है यहाँ पर जो कि अटक में है और पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है, ज़िले को भी फ़ायदा हो सकता है, तो इसके लिए कोई तरीक़ाकार बनाना चाहिए था। जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान की रिपोर्ट के बाद जो माइनिंग डिपार्टमेंट है कि इसको प्रॉपरली इसको लीज आउट किया जाए और जहाँ पर इसकी ऑप्शन की जाए, जो भी तरीक़ाकार होता है लीगल, उसके मुताबिक ये काम शुरू होता। लेकिन हुआ ये है कि वहाँ पर इस वक्त जो दरियाए सिंध है जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे है KP और पंजाब में, और पंजाब में चूंकि अटक जिला लगता है उसको, वहाँ पर बेशबहा मशीनें जो हैं वो दरिया के अंदर लगा दी गई हैं, उनकी क्रेन्स लगाई गई हैं, जो बगैर किसी रोक टोक और बगैर किसी अप्रूवल प्रोसेस के उन्होंने वहाँ से सोना निकालना शुरू किया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यह सोना वाकई निकल रहा है? तो उसकी तो तस्दीक वहाँ के लोकल सारे करते हैं और वो ये भी बात करते हैं कि चूंकि ये बिल्कुल ही एक एड हॉक तरीके से किया जा रहा है, इसलिए लाखों रुपए वो रोज़ाना के जो मशीनों वाले हैं वो पेमेंट्स करते हैं वहाँ पर जो भी लोकल इंतज़ामिया हो गई या जो भी लोकल वहाँ पर उनको इजाज़त देता है, किसी से इजाज़त वो लेते हैं और उसके बाद वो पैसे उसको डायरेक्टली दे देते हैं, जिसका फायदा ना तो अटक जिले को हो रहा है ना ही यानी अमीन साहब, चूंकि आप खुद वहां से हैं, आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी है, आप भी इसको कंफर्म करें कि 12 सोना निकल रहा है। चूंकि ज़रा वो सारा एक प्रोसेस है, वो ये डिफाइन करे कि इस तरह किसी से अप्रूवल ले लेना फिर उसको पैसे दे देना, इसका मतलब है सोना निकाला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल निकाला जा रहा है जी। और ये मैंने, चूंकि मुझे आज से कोई 3-4 हफ्ते पहले 2 लोगों ने फ़ोन किया जो लोकल वहाँ के देहात के लोग हैं, लोकल स्टेक होल्डर्स हैं कि जी हमें भी इजाज़त लेकर देंगे इसमें मशीन लगानी है। फिर मैंने बड़े लोकल इंतजामिया से पूछा कि इसका क्या तरीक़ाकार है, तो कुछ पता नहीं लगा। कि उन्होंने कहा जी अभी इसका उन्होंने ये जो माइनिंग डिपार्टमेंट ने ओके देना है, उसके बाद होगा तरीक़ाकार होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये बात हकीकत है कि वहाँ पे मशीनें आज भी लगी हुई हैं, वहाँ पर सोना आज भी निकाला जा रहा है, जिसका रेवेन्यू ना पाकिस्तान को आ रहा है और ना ही अटक के लोगों को उसका फायदा हो रहा है।
बिल्कुल, जिस तरह अब जो मकामी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं और ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पे काम हो रहा है तो उसको रोका जा सके। अब ऐसे में दरिया का माहौल भी मुतासिर हो रहा है और आइंदा दिनों की अगर बात की जाए, अगर बारिशें होती हैं, खुदा न खास्ता सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है तो इससे मकामी लोगों को, उन घरों को नुकसान पहुँच सकता है। इस हवाले से, इस पर्सपेक्टिव से आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? देखिए, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये जो इस वक्त सोने की जो मशीनें लगी हुई हैं, ये वहाँ पर एक सुजंडा का घोड़ा मार हमारे देहात हैं कि अटक में आते हैं, उधर लगी हुई हैं, जो कि अगर आप अटक से टुवर्ड्स केपी जाएं तो व्हेन यू क्रॉस दी अटक ब्रिज तो लेफ्ट साइड ऑफ दी अटक ब्रिज। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि जब वज़ीर मालियात था तो उस वक्त उन्होंने रिपोर्ट किया ऑन द राइट साइड ब्रिज के, हमारे वहाँ पे गांव है मुला मंसूर, उनके लोगों ने कहा जी कि यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है जो कि क्रश निकाल रही है इस दरिया से और यहाँ पर उसका मौलियाती बड़ा असर पड़ रहा है क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं वहाँ पर, आप आके इसको विजिट करें। तो देन आई विजिटेड दैट, आई थिंक ये 2-3 साल इस बात को हो चुके हैं। और जब हम वहाँ पर गए तो ये पता ये चला कि वो क्रश का उन्होंने ठेका लिया हुआ था, लेकिन वो कुछ और कर रहे थे वहां पर। उसको ये सोने की बात तो हमें पता नहीं थी, लेकिन लोकल ये कहते थे कि जी उन्होंने यहाँ से सोना निकाला है। अब मैं उस वक्त इस चीज को बिलीव नहीं करता था, लेकिन मैंने वो जो उनकी शिकायत थी वो लोकल जो मिनरल डिपार्टमेंट था उनको भेजा कि जी आपने तो ठेका दिया हुआ है फॉर क्रश प्लांट, लेकिन ये तो कुछ और वहाँ पे हो रहा है और बड़ी डीप किस्म की वहाँ पे माइनिंग हो रही थी और बड़े साल होती रही। और मुझे फिर पता ये चला कि उसके बाद उसके ऊपर काफी तहकीकात भी हुई और फिर आगे चला, लेकिन उसके बाद वो जिस तरह पाकिस्तान में हर चीज या कमेटियों में गुम जाती है या कहीं और जाके किसी फाइल के नीचे जाके छुप जाती है, ये भी इस चीज को भी छुपा दिया गया। लेकिन उस वक्त भी जो लोकल्स की खबर थी वो ये थी कि वहां से बहुत टन सोना निकाला गया है और बड़े तरीके से डीप माइनिंग करके निकाला गया और जो ठेका लिया गया वो क्रश का लिया गया और निकाला वहां से सोना गया। और फिर उसके बाद इसकी तस्दीक तब हुई जब ये आपके वजीर साहब ने यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट ने बाकायदा इसकी तस्दीक की कि जी वाकई इस एरिया में इंडस के इस बेल्ट के अंदर चूंकि वहाँ पर गाजी बरोथा की जो नहर बनी है उसकी वजह से पानी कम हो गया वहाँ पे। जब पानी कम हो गया तो वो इंडस में आप माइनिंग कर सकते हैं जो कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया जब तरीकाकार ना हो तो फिर माहौलियात को भी इसका नुकसान हो, क्योंकि किसी रोक टोक और किसी बैलेंस के बगैर होगी और उसके साथ साथ रेवेन्यू का भी नुकसान होगा कि आपके तो कोई फायदा नहीं होगा और अटक जिला जिसको उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए उसको भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। मीन साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। इस अहम मौजूद हमसे गुफ्तगू की बुनियादी बात यह है कि सोना वहाँ पर है और निकाला जा रहा है और ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आने के बावजूद भी हुकूमत इस मामले पे या तो खामोश है या खामोश होने की एक्टिंग कर रही है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। पंजाब में जारी गंदम बहरान की गूंज असेंबली में भी सुनाई देने लगी। इस इशू को लेकर पंजाब असेंबली में अपोजिशन और हुकूमत अरकान एक ही पेज पर नजर आते हैं। हुकूमत अरकान असेंबली ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जारहाना तकरीरें की और इनकलाबी शेर पड़े। इसी तरह हुकूमत अरकान की तकरीर पर अपोजिशन डेस्क जाकर दाद देती रही। लेकिन कल पंजाब असेंबली के बाहर क्या हुआ? जब किसानों ने एहतजाज किया तो वहां पर लाठीचार्ज हुआ। ये मामला आखिर इस हद तक खराब क्यों हुआ? इस वक्त हालात क्या हैं? मामला किस तरह बेहतर हो सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महबूब बुखारी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले सर हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि कल क्या हुआ? जब एहतजाज हुआ तो फिर लाठीचार्ज, पूरा मामला क्या रहा? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया शोएब आपका और हम न्यूज़ का। गुजारिश ये है कि जो है वो हमारे हक़ की कभी भी तरजीह नहीं रही। कहते वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता। तो ये कहानी तो कुछ ऐसी दर्दनाक है कि ये हालात एकदम से नहीं बिगड़े। जो गलत पॉलिसियां हैं और जो गलत फैसले हैं और जो जाती मनफियत के ऊपर फैसले लेती हैं और अवाम मफाद थी, तो इस तरह के बहरान आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके मुल्क के अंदर मौजूद तो इंपोर्ट क्यों हुई? ज़ाहिर ये हुआ जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुंचा। सर अब मुतालबात क्या हैं आप लोगों के? अब इस वक्त हुकूमत से क्या बातचीत चल रही है और क्या रिस्पॉन्स है हुकूमत का? जी मुतालबात तो हमने यही कहे कि भाई आप गंदम हमसे खरीद करें। 3900 रुपए आपने रेट मुकर्रर किया जो कि हमें काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी 3900 रुपए था और अब भी 3900 रुपए हुकूमत ने रखा।
जब पिछले साल जो खाद की कीमत थी, जो बिजली के यूनिट की कीमत थी, जो डीजल की कीमत थी या लेबर चार्जेस थे, ये एक के बाद वो कई गुना बढ़ गए। तो अब खैर वो बात हो गई। अब फिर इन्होंने एक पॉलिसी कर दी। देखें, ये अब हमें कहाँ छोड़ रही है हुकूमत और कह रही है कि जी हम नहीं खरीद सकते। तो हम मुतालबा यही है कि हमारा दाना दाना खरीदा जाए। ठीक है, जिस तरह साल जो है वो हुकूमत है उस तरह ये खरीदे। अब हुकूमत ने किया क्या, हमारे साथ मजाक क्या किया है, वो जरा सुन लीजिए। बड़ी दिलचस्प बात है कि हुकूमत ने एक पॉलिसी अनाउंस की। उन्होंने कहा जी कि यकम एक ऐप मुतारफ कराई, यानी हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और उन्होंने कहा जी 17 तक आप दरखास्तें दे दें और 17 के बाद 2 दिन वेरिफिकेशन के होंगे और उसके बाद लाखों दरखास्तें जो आई। करोड़ों खानदान हैं किसानों के जिन्होंने गंदम जो बीजी है और उनमें चंद लाख यानी 1.5 लाख के करीब जो है वो इन्होंने वेरीफाई कर दिए। अब अंदाजा लगाएं कि कहां हम गंदम लेके जाएं। इस वक्त भी मेरे घर के बाहर गंदम पड़ी है और खुले आसमान तले पड़ी है और कोई उसको खरीद करने वाला नहीं है। अब ये हुकूमत वक्त का जो फर्ज है उनका काम है। अब हमारा तो एक ही मुतालबा है कि हमसे गंदम जो है वो कंट्रोल रेट पे खरीदी जाए। फिर इन्होंने क्या किया कि 22 अप्रैल को इन्होंने कहा जी कि हम 22 अप्रैल तक हम इंतजार करते रहे कि जी फूड डिपार्टमेंट खरीद करेगा। महमूद साहब, आप जो अपनी बात में मुकम्मल भी कीजिएगा, इससे पहले जो आप जिक्र करते हैं, आपने खुद भी कहा घर के बाहर भी ज़ाहिर गंदम आपने रखी हुई है, क्या ये मुतालबा भी इस वक्त है कि अगर हुकूमत नहीं खरीदती, अगर उसके पास रखने की गुंजाइश नहीं है, ये मार्जिन नहीं है, तो फिर जो पाबंदी लगाई जाती है कि पंजाब की गंदम सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में नहीं जा सकती, वो पाबंदी उठाई जाए ताकि किसान अपनी गंदम बेच सकें? दरअसल बात ये है कि हमारे यहाँ पॉलिसियाँ इतनी देर से बनती हैं। आप ये देखें कि ये उस वक्त हुकूमत को चाहिए था कि जब हम गंदम काश्त कर रहे थे नवंबर के अंदर, तो उस वक्त ये एक पॉलिसी दे देती और ये कहती कि जी हम आपसे गंदम नहीं खरीद करेंगे, आपकी मर्जी है बीजें, आपकी मर्जी है ना बीजें, तो हम उसके मुताबिक बीजते। हमें तो कहा गया कि 2 करोड़ 70 लाख टन 80 लाख टन जो है मुल्क की जरूरत है। हमने किसान तो बेबे वतन है और जमीन का सीना चीर के अपने पाकिस्तानियों के लिए अनाज मुहैया करता है। ये हमारा जुर्म बन गया शोएब, मैं आपको बताऊं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इस मौके पे हमें तनहा हुकूमत छोड़ रही है। हमारी इतनी अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट हुई है। पिछली दफा इन्होंने 78 लाख टन जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसान से गंदम खरीद की, बाकी कुछ जो है वो सीड कंपनियों ने ली और कुछ जो है वो हमने अपनी जरूरत की घर में रख ली। सवाल ये पैदा होता है इस वक्त मैं कहां जाऊं? ये बहुत अहम बात है। किसान कहाँ जाए जिसने गंदम उगाई है, जिसने इन्वेस्ट किया है, अपना वक्त लगाया है, पैसा लगाया है और हुकूमत के कहने पर लगाया है, जिसने कहा था गंदम खरीदी जाएगी। वाकई ये दुरुस्त बात है। वो किसान कहाँ जाए जब एक तरफ हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, जब हम ये बात करते हैं कि पंजाब पूरे मुल्क के लिए बड़ा अहम है, चूंकि ज़रा हमारी ज़रखेज़ ज़मीन है, हम यहाँ पे अनाज उगाते हैं, ऐसे में हुकूमत किसानों के साथ क्या कर रही है? अब मैं एक सवाल ज़रूर आपसे करूँगा, जिम्मेदार कौन है? चूंकि जब ये फैसला हुआ कि इंपोर्ट करनी, हालांकि ये मालूम था कि बम्पर क्रॉप होगी, हालांकि ये मालूम था कि हमारे पास किसान जो हैं वो तैयार हैं, वो अनाज लेकर मौजूद होंगे जिनसे हम खरीद पाएंगे, इंपोर्ट का फैसला किसने किया और उसके खिलाफ क्या हुआ? जी शोएब, यहाँ बदकिस्मती से आपको पता है कि यहाँ कमजोर के ऊपर कानून लगता है और जो ताकतवर है वो कानून के अंदर नहीं आता। ये ऐसा कड़वा सच है जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये मैं बता रहा था आपको, सितंबर 2023 के अंदर निगरान हुकूमत जिसमें अनवर काकर साहब थे, कौसर अब्दुल्ला साहबा थी जो फूड सेक्रेटरी के थे, महमूद अहमद साहब सेक्रेटरी थे और उसके अंदर जो अकमल साहब थे और इम्तियाज गुबांग थे और ईसीसी ने इजाजत दी। और यही मतलब सवाल पैदा होता है कि आज मुल्क के अंदर इतना बहरान जो हुआ है, कभी हम जो है वो आटे पे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं, क्यों देते हैं? और लाइनों में लग के जो है वो इतने लोग पाकिस्तानी हमारे शहीद होते हैं, क्यों होते हैं? हमारे मुल्क के अंदर किस चीज की कमी तो नहीं है, मिसमैनेजमेंट है। तो इन्होंने जब ये इजाजत दी और 32,20,000 टन जो है वो प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दे दी और उसके बाद जनाब इन्होंने वो चुप साध ली। तो ये अब जब बहरान सर के ऊपर आया, फिर आगे जो हुकूमत, देखें ये तसलसल है शोएब, मैं आपको बताऊं, PDM 1, निगरान,
हम इनको अलग अलग नहीं समझते। और आज की हुकूमत जो है ये तसलसल है, ये जुड़ी हुई है। और इन्होंने जो है वो फैसला करते वक्त ये क्यों नहीं सोचा, यानी करे नानी भुगते जो है दोता, यानी करे निगरान हुकूमत। आज हम जलील भी हो रहे हैं, हम गिरफ्तार भी हो रहे हैं, हम पे लाठीचार्ज भी हो रहा है, हमें मारा भी जा रहा है। और ये कल जाहिर है, कल ये सारा मंजर देखा गया है और सबको पता लगा है कि क्या कुछ किया गया है। वैसे में सर, अब जाहिर है एहतजाज भी करके देख लिया, मुज़ाकरात की बात भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, साथ साथ अगला लाएहमल क्या है? अब आपको सिचुएशन कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है? और क्या मरीम नवाज साहबा से मुलाकात की कोई बात हो रही है इस वक्त? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। वो देखें, किसानों को तो अछूत समझते हैं शोएब, माजरत के साथ। पाकिस्तानी भी नहीं समझा जाता। अगर मैं किसी दफ्तर में चला जाऊं, मैं तो मैले कपड़े और टूटे जूते और मैली पगड़ी वाला किसान हूं। मैं तो इस मुल्क के अंदर, मुझे बताएं शान है सर हमारी। शोएब, आप चले जाएं, आप कपड़े की दुकान पे चले जाएं, आपको किसान नजर आएगा। आप बेकरी पे चले जाएं, किसान नजर आएगा। किराने की दुकान पे किसान नजर आएगा। आप सब्जी के ठेले पे चले जाएं, किसान नजर आएगा। आपको फल फ्रूट की रेडी पे चले जाएं, आपको नजर आएगा। और अब मैं कहता हूं कि शहर वालों को भी इसकी तपिश महसूस होगी। हमारा दर्द कोई नहीं जानता। और ये हुकूमतें ज़राअत को, उनकी प्रायोरिटी आप देख लें कि वो जो बजट बनता है तो वो इंडेक्स उसका क्या होता है, उसका सबसे आखिर में तकरीबन 36 नंबर पे ज़राअत को रखा जाता है। और ये तो आपने जिम्मेदार कहा है, ये हुकूमतें जिम्मेदार हैं। बेशक ऐसा ही है, ये पॉलिसी बनाने वाले जिम्मेदार हैं, ये ऐवान में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं। चूंकि आपने खुद इसी का नाम ले लिया, जिम्मेदारी बिल्कुल उन पर आती है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जो हुआ हम उसमें मिट्टी तो नहीं डाल सकते, वो बिल्कुल होना चाहिए अकाउंटेबल। लेकिन अब जिस तरीके से हुकूमत को इस मसले को हल करना चाहिए, हुकूमत उसमें संजीदा में दिखाई नहीं दे रही। किसान जो हमारी शान है वो इस वक्त पिस रहा है, परेशान है। क्योंकि अगर आज हम किसान को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, किसान कल गंदुम नहीं बोएगा, और जब किसान गंदुम नहीं बोएगा तो हम क्या करेंगे, ये एक अहम सवाल है। सर बहुत शुक्रिया। वी रियली विश एंड होप कि आपके तमाम जो मुतालिबात हैं उसमें हुकूमत इसको बहुत जल्द हल करे। चूंकि ज़ाहिर है और कोई ऑप्शन है नहीं है, ये हल होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।